सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता, मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता। यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृति दे दी गई। मत्स्य पालन सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है अब। अर्थात जो पहले मत्स्य पालन पर सब्सिडी काफी उच्च दर पर था, जिसके कारण उच्च सागरों में भी ज्यादा से ज्यादा मछलियों का दोहन होता था। अब मत्स्य पालन को आगे बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन पर सब्सिडी के मुद्दे को सुलझा लिया गया। 2/3 सदस्यों ने इसको मंजूरी दे दी है। अब तार्किक और वैज्ञानिक तरीका से ही सब्सिडी दी जा सकती है। 12वां कब हुआ था जी? तो 12वां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन, जिसको MC12 जिनेवा में अपनाया गया था, और इसे 15 सितंबर 2025 को प्रभावी हुआ। इसे 2022 में ही लाया गया था। MC12, जिसको मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन 2022 में 12वां जो हुआ था, उसमें यह मत्स्य पालन पर सब्सिडी की बात की गई थी, और इसे ही 15 सितंबर 2025 को मान्यता दे दी गई है। 2025 3 साल के बाद मान्यता दी गई है मत्स्य पालन पर सब्सिडी की। पर्यवेक्षीय सततता पर केंद्रित पहला बहुपक्षीय समझौता है। यह जो है पहला बहुपक्षीय तथा SDG 14 का समर्थन करता है। SDG 14 क्या करता है जी? तो जलीय जीवों की रक्षा की बात करता है। जलीय जीवन की रक्षा करने की बात करता है SDG 14, और उसी के तो पक्ष में है ही। लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने का निर्णय नहीं लिया, अर्थात भारत इस सेशन में शामिल नहीं है। जो WTO का एग्रीमेंट जो हुआ है मत्स्य पालन को लेकर, इसमें भारत शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में छोटे मछुआरे हैं, और छोटे मछुआरों को सब्सिडी देना अनिवार्य होता है, तभी वे अपना सर्वाइव कर पाते हैं। और इस नीति में क्या कहा गया है, तो जो मतलब कि जो वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन नहीं करेगा, मत्स्य पालन की अनुमति मछली मारने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो भारत के मछुआरे तो बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। हाल ही में भारत ने 2026 में कैमरून में होने वाले 14वें मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन से पहले पेरिस में हुई उच्च स्तरीय लघु मंत्रिस्तरीय स्तर बैठक के दौरान WTO में सुधारों की मांग की। अर्थात 2026 में जो होगा कैमरून में मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक होगा, उससे पहले ही उच्च स्तरीय जब मंत्रियों का बैठक हो रहा था, उसी में भारत ने सुधार की बात की। कह दिया कि WTO में जो भी असुविधाएं वर्तमान में जारी है, जो कि परंपरा के अनुसार बनी हुई है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो मांग उठाई भारत ने पेरिस में ही। WTO द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 जारी की गई है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 जारी किया गया है। और समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या है जी? तो प्रमुख प्रावधानों में निषिद्ध सब्सिडी, अवैध, अधिसूचित और अनियमित मत्स्यन का समर्थन करने वाली, अत्यधिक दोहन किए गए मत्स्य भंडारों को प्रभावित करने वाले। इसमें ये जो WTO का जो समझौता हुआ है, इसमें कुछ ऐसे भी सब्सिडी है जिसको निषिद्ध किया गया है। वे कौन सी सब्सिडियां हैं जी? तो वैसे सब्सिडियां जो कि अवैध मत्स्यन या फिर अनियंत्रित मत्स्यन, अधिसूचित और अनियमित मत्स्यन को बढ़ावा देती है, वैसे सब्सिडियों पर रोक लगाया गया है। जैसे बहुत बड़ी कंपनियां होती है जो कि उच्च तकनीकी वाले मशीनों की सहायता से गहरे समुद्र में भी दुर्लभ मछलियों को भी मत्स्यन कर लेती हैं, उन पर रोक लगाया गया और उनको सब्सिडी देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। WTO फिश फंड का गठन किया गया है। इसमें स्वैच्छिक अनुदानों के माध्यम से विकासशील और अल्प विकसित, सबसे पहले इस पर ध्यान रखना कि स्वैच्छिक है, यह विकासशील और विकसित देशों को समझौते के क्रियान्वयन में सहायता की बात की गई है। विशेष एवं विभेदक व्यवहार, विकासशील देशों के लिए क्रियान्वयन में लचीलापन प्रदान किया गया है। अर्थात विकासशील देश के सरकारें थोड़ा सा सब्सिडी ज्यादा दे सकती हैं अपने कंपनियों को, लेकिन विकसित देश की सरकारें नहीं दे सकती हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा WTO के ट्रेडिशन के बारे में। अर्थात WTO के प्रमुख समझौते अब तक कितने किए गए हैं जो WTO के समझौते, यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणी है, वस्तु है, सेवाएं हैं, जिसको बौद्धिक संपदा कहते हैं। यहाँ पर समझौता गैट समझौता कब हुआ था जी? तो गैट जो कि 1945 में हुआ था। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, यहाँ पर क्या किया गया था जी? जो उस समय गैट का जो वार्ता हुआ था, उसमें सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता हुआ था। अर्थात वस्तु और सेवा दोनों में सामान्य समझौता हुआ था। और यहाँ पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता हुआ था। यहाँ पर सामान्य समझौता, यहाँ पर व्यापार पर समझौता हुआ था बौद्धिक संपदा को लेकर। इसके बाद से वस्तुओं के निःशुल्क और कृषि वस्तुओं हेतु प्रशुल्क एवं कोटा पर बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं लाने की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जाने वाली सभी सेवाओं को शामिल करता है। यह जो है सभी सेवाओं को शामिल कर लेता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, दूरसंचार, पर्यटन, व्यावसायिक सेवाएं, सब के सब WTO निगरानी रखता है। हर प्रकार की सेवा के आयात निर्यात की निगरानी रखता है WTO। और कॉपीराइट, इधर बौद्धिक संपदा में देखें तो कॉपीराइट देता है। ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट आदि को शामिल करता है। यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी मार्गदर्शक सिद्धांत, अतिरिक्त जानकारी मार्गदर्शक सिद्धांत जो है कृषि पर समझौता, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौता, एंटी डंपिंग समझौता, व्यापार संबंधी निवेश उपाय, ये सभी पर निगरानी रखने का काम
WTO करता है। यहाँ पर जब देखेंगे सेवाएं में तो तरजीही राष्ट्र, जिसको MFN राष्ट्र कहते हैं, मोस्ट फॉरवर्ड नेशन, गैर भेदभाव के सिद्धांत के पक्ष में कार्य करता है। कहता है कि कोई भी देश एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार पर प्रतिबद्धताएं लगाता है। राष्ट्रीय व्यवहार अपने स्वयं के नागरिकों और विदेशियों के साथ समान व्यवहार करने की बात करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात विदेश का नागरिक चाहे कोई भी किसी भी चीज का नया आविष्कार करे, चाहे किसी अमेरिका का चाहे या फिर स्वयं देश का ही, सबके अधिकारों की रक्षा की बात करता है WTO। अब देख लेते हैं WTO के संदर्भ में अन्य ट्रेडिशनल बातें। WTO के संदर्भ में ट्रेडिशनल बात में क्या है जी, तो यहाँ पर ये जो है इसकी स्थापना 1995 में मराकेश समझौते के तहत के बाद की गई थी। मराकेश समझौता 1995 में हुआ था, उसी के तहत WTO का जन्म हो गया था। यहाँ पर प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते, जिसको गैट बोलते हैं, कि का स्थान लिया। पहले 1945 से ही गैट चला रहा था, का जी, तो गैट चला रहा था। और 1986 में उरुग्वे दौर की जैसे ही वार्ता हुई, और 1986 से 94 तक उरुग्वे दौर की वार्ता को ही बार बार दोहराता रह गया और बार बार एक ही बात होती रही। और जब एक सीधे 10 वर्षों के बाद 1995 में मराकेश में जब समझौता हुआ, तब WTO का गठन कर दिया गया। यहाँ पर व्यापार समझौते का प्रशासन करना, व्यापार वार्ताओं के लिए मंच उपलब्ध कराना, व्यापार विवादों का निपटारा की बात करता है। सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। यह विकासशील देशों की व्यापार क्षमता का निर्माण में सहायता करता है। सदस्य जो है 166 सदस्य हैं। इसे कितने सदस्य हैं? 166 सदस्य हैं। व्यापार के लगभग 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं। WTO के विश्व भर के कितने देश शामिल है जी WTO में? 166, जो कि वैश्विक व्यापार का 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत 1995 से ही WTO का सदस्य है। निर्णय प्रक्रिया असहमति के आधार पर आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाता है, अर्थात सभी सदस्य जब हाँ या मतलब बहुमत कर देते हैं तो निर्णय ले लिया जाता है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है इसका सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है सर्वोच्च निर्णायक निकाय है, जिसका गठन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। यहाँ पर अब देख लेते हैं इसके संदर्भ में और विवाद। यहाँ पर विवाद निपटान निकाय, इसमें कितने निकाय है? जितने है विवाद निपटान निकाय है, ये जिसको DSB बोलते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। यह निकाय पक्षकारों के बीच पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, सभी WTO सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत ने 30 for 30 इनिशिएटिव का समर्थन किया है। इसमें 2025 में WTO की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 क्रमिक सुधारों का प्रस्ताव है। 30 क्रमिक सुधार की बात की गई थी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में। महत्वपूर्ण रिपोर्ट, ये WTO के द्वारा रिपोर्ट कौन कौन से जारी किए जाते हैं? तो 1 नंबर है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट WTO द्वारा जारी किए जाते हैं। अब अगला है, यहाँ पर WTO ने भारत के कुछ उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ भारत ने क्या किया है जी? तो अमेरिका ने जो भारतीय उत्पादों पर, तांबे के कुछ ऐसे उत्पाद थे जो कि भारत से जाते थे अमेरिका में, उस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया था। जिसके कारण अमेरिका में जाकर भारतीय ताम्र उत्पाद महंगे हो जा रहे थे। इसी के खिलाफ भारत पहुंच गया WTO में। भारत ने इसको सुरक्षात्मक उपाय की तरह देखा और कह दिया कि ये तो भेदभावकारी है, इसीलिए भारत सरकार WTO के पास चली गई। अब यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन सुरक्षा उपायों पर सहमति के बारे में, यह समिति विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित समझौते के संचालन से जुड़े हुए चर्चा करने का अवसर देता है। सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में नियम निर्धारित करता है। सुरक्षात्मक उपाय जो है उन उत्पादों के बढ़ते आयात को देखते हुए आपातकालीन कार्यवाही के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिनसे आयातक देश के कार्य क्या क्या हो सकते हैं जी? यहाँ पर जो है WTO जो है कि यह समिति विश्व व्यापार के सदस्यों को, जितने भी WTO के सदस्य हैं, उनको सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित जुड़े हुए कोई भी मामला हो उस पर चर्चा करने का अवसर देता है। सुरक्षात्मक उपाय किसको कहते हैं जी? तो कोई भी देश किसी दूसरे देश के, खास देश के उत्पादों को रोकने का प्रयास करता है, अपने देश में बिक्री करने से रोकने का प्रयास करता है उच्च शुल्क लगाकर, तो उसको सुरक्षात्मक उपाय बोलते हैं। उस पर बात करने का अनुमति देता है WTO, और इसमें नियम निर्धारित किए हैं WTO ने सुरक्षात्मक उपायों को लेकर। लेकिन बढ़ते आयात को देखते हुए आपातकालीन कार्यवाही के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिससे आयातक देश को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। इसीलिए सुरक्षात्मक उपायों को पर नियंत्रण रखने की बात की जाती है, क्योंकि एकाएक आयात को रोकने से किसी भी देश को हानि हो सकती है। मान लीजिए कि अमेरिका ही है, यहाँ पर कौन सा देश है? USA। इसने क्या किया? तो भारत से आने वाले तांबा क्यूप्रिक के उत्पादों पर, इंडियन क्यूप्रिक के उत्पादों पर उच्च मात्रा में शुल्क लगा दिया, 50% शुल्क बढ़ा दिया, जिसके कारण अमेरिका में निर्यात कम हो गया और भारतीय उत्पादकों को इसमें घाटा होने लगा। इसीलिए भारत पहुंच गया WTO में। ऐसे भी जितने भी होते हैं, और इन सभी निर्णयों के लिए वस्तु व्यापार परिषद भी है, जो कि वस्तुओं के व्यापार की निगरानी करता है और उन पर सुरक्षात्मक उपायों पर भी निगरानी करता है।
अब यहाँ पर सुरक्षा सब्सिडी और प्रकार उपायों में समझौता, अभी जो हाल ही में समझौता किया गया है, मतलब कि अब इसके पहले भी कौन कौन से मुद्दे उठे हैं जी? तो सब्सिडी का मुद्दा कब उठा है जी? तो सब्सिडी एवं प्रतिकात्मक उपायों पर समझौता कब हुआ है जी? चीन ने भी इसके पहले आरोप लगाया था। जैसे भारत जो है अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि तांबे के उत्पादों पर अमेरिका ने उच्च उच्च सब्सिडी लगा दिया है, कर लगा दिया, वैसे ही चीन भी भारत पर लगाता है और कहता है कि भारत ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर उच्च मतलब कि जितने भी पीएलआई उत्पाद हैं, पीएलआई के तहत उन पर उच्च मूल्य दिया जाता है, उच्च सब्सिडी दी जाती है इलेक्ट्रिक वाहनों पर, जिसके कारण चीनी उत्पाद भारत में महंगे हो जाते हैं और भारतीय उत्पाद सस्ते हो जाते हैं। इसका भी मुद्दा चीन ले जा चुका है डब्ल्यूटीओ में। डीवीए की शर्तें कंपनियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करती हैं। डीवीए जिसको डोमेस्टिक वैल्यू एडेड बोलते हैं, डोमेस्टिक वैल्यू एडेड बोलते हैं उसका। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है उत्पादकों को, तो उत्पादक कम ही दाम पर बेचने के लिए, स्वदेश में बेचने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिसके कारण भारतीय उत्पाद सस्ते हो जाते हैं और विदेशी उत्पाद महंगे हो जाते हैं। यह मुद्दा चीन बार बार ले जाते रहता है डब्ल्यूटीओ में। और डब्ल्यूटीओ के एससीएम समझौते के बारे में क्या क्या जानकारी है? तो अनुच्छेद 1 एससीएम जो है, डब्ल्यूटीओ का एससीएम समझौता जो है कि यह जो है सब्सिडी को सरकार या सार्वजनिक निकायों द्वारा किए गए वित्तीय योगदान के रूप में परिभाषित करता है, जो लाभ प्रदान करता है। मतलब कि अनुच्छेद 1 जो है एससीएम का अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भी सरकार और सरकारी निकाय या फिर अन्य संस्थान उत्पादकों को वित्तीय सहायता देते हैं, उनको लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन इसकी भी दो श्रेणियां हैं। इसके दो श्रेणियां हैं, एक तो है निषिद्ध श्रेणी और दूसरा है कार्यवाही योग्य श्रेणी। मतलब कि एक तो है निषिद्ध श्रेणी, मतलब जैसे ही सब्सिडी दी जाती है तुरंत डब्ल्यूटीओ कहता है कि नहीं देना है सब्सिडी, तुरंत डब्ल्यूटीओ जो है कि सब्सिडी रोक देने पर रोक लगाता है। दूसरा कहता है कि अच्छा दे सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के दीजिए, इस पर कार्यवाही हो सकता है। तो दो तरीके का सब्सिडी दी जाती है। निषिद्ध सब्सिडी वे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहली सब्सिडी जिसे निर्यात प्रदर्शन, अर्थात जो निर्यात बढ़ाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, जो निर्यात बढ़ाने के लिए सब्सिडी जाती है उसको निर्यात प्रदर्शन सब्सिडी कहा जाता है। और दूसरा है आयात वस्तुओं की बजाय स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ावा देने के लिए। जैसे आयात सब्सिडी मतलब क्या होता है जी? तो जो घरेलू उत्पादक हैं उनको उच्च मात्रा में सब्सिडी दे दी जाती है, जिसके कारण वे अपने उत्पाद जो महंगे भी उत्पाद बनाते हैं वे भी सस्ते में अपने देश में बेच देते हैं, क्योंकि लाभ तो उन्हें सब्सिडी से ही मिल जाती है। तो इन वस्तुओं से लाभ नहीं लेकर सिर्फ सब्सिडी पर ही कमा कर रह जाते हैं और वस्तुओं को मूल दाम पर ही बेच देते हैं देश में, जिससे देश का वस्तु तो सस्ता हो जाता है, लेकिन विदेशी वस्तुएं जितनी होती हैं वे महंगी की महंगी रह जाती हैं। इसीलिए स्वदेशी वस्तु का मांग और उपभोग बढ़ जाता है। यह इसको कहते हैं आयात वस्तुओं आयात को रोकने के सब्सिडी। और जिसमें निर्यात की सब्सिडी थे बताया जा चुका है कि निर्यात